अस्सलाम वालेकुम अहबाब कराम। बहुत दिनों के बाद कुल्ला टॉक्स के साथ हाज़िर हूँ मोहम्मद अयूब स्विट्ज़रलैंड से। डॉक्टर ताहिरा काज़मी के शुक्रिया के साथ एक तहरीर मुझे मौसूल हुई, मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में पेश करूँ। उन्होंने इसका उन्वान रखा है, पानी से घिरे टीलों पर बैठी हामला औरतें। खबर है 7 लाख औरतें, तकरीबन मुमकिन है 8 लाख हों या 9 भी हो सकती हैं। इनके पेट में मौजूद 7 लाख बच्चे, तकरीबन 70,000 की ज़चगी जल्द मुतवक्के। सैलाब फैला हुआ है, सैलाब में घिरी खुला आसमान, नंगी ज़मीन और फूले हुए पेट वाली 7 लाख औरतें न जाने क्या खाती होंगी। एक टुकड़ा रोटी का और 2 घूंट पानी, शायद प्यास न बुझने की सूरत में इर्द गिर्द छांटे मारता पानी। प्यास कहाँ देखने देती है, पानी के साफ है या गंदा। मुमकिन है रोटी का टुकड़ा भी मुयसर ना हो, प्यास से ज़बान कांटा बन चुकी है, मैदा दुहाई देता हो, आंतें बल खाती हों और दूर दूर तक कुछ नज़र ना आता हो। लेकिन पेट में जो बैठा है, इसे क्या खबर कि बाहर सब कुछ बह चुका है और माँ ऊंचे टीले पे बैठी है। वो तो भूखा, शदीद भूखा और प्यासा भी, माँ को लाते मारता है, दोनों हाथों से नोचता है, चीखता है, माँ भूखा हूँ मैं, माँ कुछ तो मुझे खाने के लिए दो। कैफ ज़दा माँ इधर उधर देखती है, कुछ नज़र नहीं आता। आह भरकर पेट थपथपाते हुए कहती है, मेरे बच्चे सब्र कर, कुछ देर और सब्र। ये 21वीं सदी की करबला है। जानते हैं सब हामला को एक अच्छी ग़िज़ा मिलनी चाहिए, फौलाद और कैल्शियम की गोलियां भी खानी चाहिए ताकि पैदा होने वाला मजबूत जिस्म का मालिक हो। माँ के जिस्म में खून की कमी ना हो कि जब ज़चगी में खून ज़ाया होकर खून की कमी से वो मर न जाए। लेकिन सैलाब में ऊंचे टीले पे बैठी औरत के पास तन ढांपने और पेट की आग बुझाने के लिए कुछ नहीं, पेट में तड़पते बच्चे को कहने के लिए कुछ नहीं। फौलाद और कैल्शियम की गोलियां और अच्छी ग़िज़ा दीवाने का ख्वाब है। इसके लिए एक और सोच सरसराती है। खबर के मुताबिक 7 लाख में से 70,000 की ज़चगी सर पे खड़ी है, तो कुछ तो ऐसी भी होंगी जो दर्द ज़हन में मुब्तला हों। सवाल दस्तक देता है, ज़चगी में इनकी मदद कौन करेगा, कौन बच्चे की नाल काटेगा और किस चीज़ से काटेगा। बहुत बरसों देखे पहली फिल्म याद आ गई, जब ज़च्चा अपने नौमौलूद की नाल दांतों से चबा कर काटती है। क्या वो भी ऐसी ही बेसहारा थी, ये याद नहीं। और खुदाया इन 70,000 में से कितनी औरतें ऐसे करने पर मजबूर होंगी। फ़र्ज़ करें अगर किसी ने कैंची ढूंढ भी ली तो क्या वो जरासीम से पाक होगी? क्या ज़च्चा और बच्चा टेटनस के हत्थे चढ़ने से बच जाएंगे? अगले सवाल हमें मज़ीद डराते हैं। अगर ज़चगी के बाद खून बंद ना हुआ, आंवल जैसे जिस्म से बाहर ना आने पाएगी, पंजाबी में औल में कह लेते हैं। जान लीजिए कि अगर आंवल जिस्म से जुड़ी रहे और खून पर नाले की तरह बहता रहे तो औरत की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात होते हैं। और वो 4-5 लीटर खून ही तो होता है जिस्म में, वो भी जिसकी खुराक अच्छी हो। भूख से मारे नकाहत ज़दा जिस्म में इससे कहीं कम। और जो 8-10 बच्चे अपने जिस्म से बना चुकी हो, इसके खून की जगह तो रगों में पानी ही रह जाता है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि 4 लीटर है ये खून ज़च्चा के पास, अगर इसमें से आधा बह जाए तो मौत हाथ पकड़ लेती है। 2 लीटर पेप्सी की बोतल देख लीजिए उंडेल कर, बस 2 लीटर, और फिर क्या होगा? फिर शमा गुल हो जाएगी। शायद कोई कोशिश करे बचाने की, कोई और सितम रसीदा जो आंवल खींच कर निकाल दे जिस्म से, मगर खून तो फिर भी बहेगा। बच्चेदानी जब किसी खस्ता हाल थैले जैसी हो जाए तब कैसे सुकड़ेगी? बिना दवा के, बिना इंजेक्शन के कहाँ से आएगी वो दवा, और कौन लगाएगा वो इंजेक्शन? अभी तो ये नॉर्मल ज़चगी की कहानी है। और अगर बच्चा टेढ़ा हुआ तो कैसे पैदा होगा? अगर उल्टा हुआ और पैदा होते ही इसका सर फंस गया तो फिर क्या होगा?
اگر بچے دانی کے منہ کو آمل سے بند کر رکھا ہو پھر تب بچہ کہاں سے برآمد ہوگا؟ ایسی صورت میں بچہ آول نال کو باہر دھکیلتے ہوئے نکلنے کی جب کوشش کرے تو بڑے ہسپتالوں میں زچہ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹیلوں پر بیٹھی عورت تو کچھ گھڑیاں ہی نکالے گی۔ زچگی میں بچے دانی بھی تو پھٹ سکتی ہے، پھٹتی ہے اکثر۔ جن عورتوں کے جسم سے 8-10 بچے پہلے بنا چکے ہوں، پھٹی ہوئی بچے دانی والی عورت کہاں جائے گی؟ کیسے جائے گی؟ کسی کو پتہ بھی کیسے چلے گا کہ بچے دانی تار تار ہو چکی ہے اور اب زچہ جاں بلب ہے؟ چلیے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی طرح بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ کیا پیے گا؟ فاقوں کی ماری ماں کی چھاتی میں دودھ کیسے اترے گا؟ ننگی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ بچے کی پیدائش کے بعد جو چھیتڑوں میں لپٹی بیٹھی ہے وہ وجائنا سے نکلنے والے خون کو کیسے سنبھالے گی؟ روٹی یا بیڈ؟ مذاق نہ کرو، نہ روئی یا پیڈ۔ خیر یہ ان کے امیر لوگوں کی باتیں ہیں، غریب تو گزارا کر ہی لیتے ہیں۔ روئی یا پیڈ، مذاق نہ کرو جی۔ کپڑا تو بہہ گئے سارا کا سارا، کپڑے تو بہہ گئے سارے، اب کیا رکھیں ٹانگوں کے بیچ؟ بہنے دو، بہ کے خشک ہو جائے گا۔ ارے بہن زچگی کے بعد 3-4 ہفتے خون نکلتا ہے، کیا ایسے ہی بیٹھی رہو گی؟ مکھیوں سے کیسے بچو گی؟ کمزور جسم سے بہتے ہوئے خون سے اور کچھ نہ ہو تو جراثیموں کی تو عید ہو گئی نا۔ انفیکشن ماں بچے دونوں کو دعائیں کہاں سے لائیں؟ یہاں تو ایک ٹکڑا روٹی کا میسر تک نہیں۔ بس یاد آ جاتا ہے کچھ برسوں پہلے کی طوفانی بارش اور سیلاب، جب عمان کے دور دراز کے گاؤں شہروں سے کٹ گئے۔ زچہ عورتوں کے لیے سوچ بچار کی گئی کہ کیا کیا جائے۔ پھر ہیلی کاپٹروں نے پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں سے زچہ عورتوں کو نکالا اور شہروں کے اسپتالوں تک پہنچایا۔ کیا وطن عزیز کی ایوییشن یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ان عورتوں کو وہاں سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچایا جائے؟ ان لوگوں کو بھی پاکستان پہ اتنا ہی حق ہے جتنا اسلام آباد میں رہنے والوں کا، بلکہ شاید کچھ زیادہ ہی، کہ ان کے ووٹوں سے یہ لوگ اسلام آباد جا پہنچتے ہیں۔ بچائیے 21ویں صدی میں رہنے والی اس مظلوم ستم رسیدہ عورت کو دعائیں، خوراک، کپڑے اور محفوظ زچگی۔ سوچئے کون کیا کر سکتا ہے؟ خیر یہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور جو مخیر حضرات ہیں وہ مدد کر رہے ہیں، تو ہیلی کاپٹرز کا انتظام کیا جائے۔ ان عورتوں کو جو 70,000 زچگی کے مراحل کو پہنچنے والی ہیں، ان کو فوراً اچھے اسپتالوں میں پہنچایا جائے۔ ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سننے والوں کو، سامعین، ناظرین کو اپنے گھروں میں آباد رکھے اور ہر قسم کے دکھ تکلیف سے بچائے رکھے۔ آمین۔